हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीव का केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आपका सिलेबस और अनसॉल्व पेपर सारे बिल कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो यूपी बोर्ड 2022, ठीक है ना, यानी क्लास 12th केमिस्ट्री यूपी बोर्ड 2022 में पूछे जा सकने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो जिन्हें कहते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर बता दीजिए जिससे कि बोर्ड एग्जाम में जो आ सकते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में कुछ बताने वाले हैं कि कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं, चैप्टर वाइज चलेंगे हम लोग वन बाई वन करके। और ये देखिए, एक अनुमान के आधार पर एक गेस किया गया है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, कोई गारंटी नहीं होती है कि 100% यही क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों को तैयारी करना है, पूरी तैयारी करिए और मेहनत के साथ तैयारी करिए। ये कोई गारंटी नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। जो गेस करते हैं हम लोग बहुत सोच समझ कर करते हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और उनमें से लगभग 80 से 90% क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं, हम चैप्टर वाइज शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 में हमारा क्या पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 1 में जो है मुख्य रूप से पूछा जाने वाला है फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल एवं शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल एवं शॉर्टकी दोष के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर इनमें दोनों में अंतर पूछा जा सकता है, ठीक है ना। हाँ, दोनों में अंतर पूछा जा सकता है या दोनों की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका के बारे में पूछा जा सकता है, बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छा क्वेश्चन है। और संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, यानी अब संकुलन क्षमता में हमारे पास 3 एकक कोष्ठिकाएं होती हैं, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी, है ना। तीनों के डेरिवेशन, ठीक है ना, के व्यंजक या डेरिवेशन कह सकते हैं, है ना, जो परसेंटेज में निकलता है 52.3%। इस तरह से तीनों के डेरिवेशन यानी तीनों के व्यंजक आपको तैयार रखने हैं। और प्लस इस चैप्टर से हमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल पर भी ध्यान देना है। जो सवाल आते हैं वो न्यूमेरिकल पर भी ध्यान देना है आपको, और न्यूमेरिकल भी आपको तैयार करने हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 से लगभग इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आगे हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पर, सेकेंड चैप्टर पर चलते हैं। क्या है सेकेंड चैप्टर पर? हम लोग चलते हैं प्रतिपरासरण की डेफिनेशन आ सकती है। प्रतिपरासरण के बारे में पूछा जा सकता है। मोलल अवनमन स्थिरांक की डेफिनेशन आ सकती है। मोलल अवनमन स्थिरांक की डेफिनेशन आ सकती है, परिभाषा पूछी जा सकती है। इसके अलावा मोलरता, मोललता एवं मोल प्रभाज, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, इनके बारे में परिभाषा, सूत्र पूछा जा सकता है। और न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल आपको तैयार करना है, फाइंड करना है। सेकेंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो है आपके वीडियो पर अपलोड है, अगर आप देखेंगे तो वीडियो में मिल जाएंगे आपको। प्लेलिस्ट पर जाकर के देखिए या वीडियो में होम पेज पर जाकर के देख लेंगे, आपको सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। इसमें से 2 फॉर्मूले, जैसे कि m = 1000 × kb × स्मॉल w अपॉन डेल्टा टीवी × कैपिटल W, एक तो ये फॉर्मूले का न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं, और m = 1000 × kf × स्मॉल w अपॉन डेल्टा TF × कैपिटल W, एक ये फॉर्मूला। और तीसरा जो बनता है PV = W/m ST,
ये 3 फॉर्मूले यानी परासरण दाब संबंधी और अणुभार संबंधी, ये 3 फॉर्मूले से संबंधित सवाल आपके ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चैप्टर नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। इतना काम आपको चैप्टर नंबर 2 में तैयार करना है। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पर। 3 में हमारा आता है कि इलेक्ट्रोड विभव की डेफिनेशन हमें तैयार करनी है। इलेक्ट्रोड विभव कॉमा मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में आपको बताना है, तैयार रखना है, ठीक है। इन दोनों में संबंध, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध का जो समीकरण है ना, E बराबर E0 + 2.303 RT/NF log 10 m⁻n+, इसको भी तैयार रखना है इस संबंध में। तो इसको समीकरण देना होता है और सारे सिंबल्स के आपको मतलब बताने, अर्थ बताना होगा, ठीक है ना। और इसमें से एक कोलराउस नियम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोलराउस नियम आपका बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है कोलराउस नियम। और विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में पूछा जा सकता है, प्लस इसके लक्षण। और इसमें से विद्युत रासायनिक श्रेणी में कारण संबंधी प्रश्न बनते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट विलयन में कॉपर डाला तो विलयन का रंग नीला हो जाता है, ऐसा क्यों होता है ना। सिल्वर नाइट्रेट विलयन में आयरन डालने पर आयरन सिल्वर को विस्थापित कर देता है परंतु कॉपर विस्थापित नहीं कर पाता, ऐसे यानी कारण संबंधी प्रश्न, कारण संबंधी प्रश्न ये भी आपको तैयार करना है। और कारण संबंधी प्रश्न का आंसर उसी में होता है। उसने कहा कि फला तत्व फलाने विलयन से इसको विस्थापित कर देता है, तो शायद सच बात है क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में वो ऊपर होगा इसलिए वो विस्थापित कर देता है और नीचे वाला ऊपर वाले को विस्थापित नहीं कर पाता, ठीक है ना। और इसके बाद में आपका आता है चालकता और प्लस न्यूमेरिकल्स, है ना। कुछ सवालों को भी आपको प्रिपेयर करना होगा इस चैप्टर से, जिससे कि आपके अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है ना। इसके आगे इसको साफ करते हैं और हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पर। चैप्टर नंबर 4 की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 4 में क्या आ सकता है आपका कि अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि के बारे में पूछा जा सकता है, आणविकता के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। कोटि और आणविकता बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल की केमिस्ट्री नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। वेग स्थिरांक की परिभाषा और व्यंजक पूछा जा सकता है, रेट कांस्टेंट इंग्लिश में कहते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग समीकरण का निगमन मतलब k बराबर 2.303/T log a/a-x, ठीक है, को प्रूव करने के लिए भी पूछा जा सकता है, यानी इसका निगमन आ सकता है। और न्यूमेरिकल तो इसमें से 4 नंबर का न्यूमेरिकल्स आता है, 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है इस चैप्टर से, वो भी आपको प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है, तैयारी करनी है। ये चैप्टर नंबर 4 से इतना आपको याद करना है। और चैप्टर नंबर 5 की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 5 में क्या आ सकता है, अधिशोषण। अधिशोषण है आपका महत्वपूर्ण। अधिशोषण 2 प्रकार का, भौतिक और रासायनिक, दोनों में अंतर आ सकता है, ठीक है ना, दोनों में अंतर आ सकता है। द्रव स्नेही, द्रव विरोधी, द्रव स्नेही व द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन होते हैं। द्रव स्नेही, द्रव विरोधी की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल या फिर दोनों में से अंतर पूछा जाता है, ठीक है ना, या फिर दोनों में से अंतर पूछा जाता है जो एग्जाम में आता है। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव पूछा जा सकता है। पेप्टीकरण है,
पेप्टीकरण, रक्षण, ठीक है ना, टिंडल प्रभाव, पेप्टीकरण, रक्षण, स्कंदन, अपोहन, पेप्टीकरण, रक्षण, स्कंदन, अपोहन, और एक चीज बचती है हार्डी-सुलजे नियम। हार्डी-सुलजे नियम, ठीक है ना। ये इतनी चीजें आपके चैप्टर नंबर 5 से महत्वपूर्ण हैं जो कि आपसे पूछी जा सकती है। चैप्टर नंबर 6 जो है आपका है नहीं, तो चैप्टर नंबर 6 जो है वो आपका आउट ऑफ सिलेबस है, कट है 6 चैप्टर। और 7 चैप्टर में हम लोग चलते हैं। तो 7 चैप्टर में जो महत्वपूर्ण है, देखिए 5 चैप्टर तक तो शॉर्ट आंसर आते हैं, 7 चैप्टर से आपका लॉन्ग आंसर बनना चालू होता है। तो जैसे कि पहला है हमारा हैबर विधि से अमोनिया। हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है परीक्षा में। 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। ओस्टवाल्ड विधि से HNO3 का निर्माण, ये भी लॉन्ग आंसर है जो खूब पूछा जाता है। ओस्टवाल्ड विधि से HNO3 का निर्माण, ठीक है। कॉमा, नाइट्रोजन परिवार का आवर्त सारणी में स्थान पूछा जा सकता है। नाइट्रोजन परिवार का आवर्त सारणी में स्थान बताइएगा। तो ये आपका सब, आपके जितना भी आपको बताया जा रहा है सब आपके लेवल पर मौजूद होगा। अगर आपके नोट्स में बना होगा, और नहीं है तो आप हमारे वीडियोस के चैप्टर सीरियल बाय सीरियल चैप्टर देख करके आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। ओजोन की दोनों विधियां तैयार रखिएगा, सीमेंस ओजोनाइजर और ब्रॉडी ओजोनाइजर, कोई भी विधि आपसे पूछी जा सकती है। और साथ में शून्य वर्ग के तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान प्लस इसी शून्य वर्ग के तत्वों का उपयोग जो आपके पूछे जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, जो उपयोग, और प्लस इसमें से छोटे मोटे 2-4 शॉर्ट आंसर्स भी बनते हैं, उन्हें आपको तैयार करना है, जो आपके मॉडल पेपर या फिर हमारे नोट्स यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसके आगे हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 8 पर। चैप्टर नंबर 8 है हमारा, क्या होता है, डी और एफ लॉग एलिमेंट होता है। चैप्टर नंबर 8 डी और एफ लॉग एलिमेंट। तो इसमें से आ सकता है संक्रमण तत्व क्या होते हैं, है ना, काफी पूछा जाता है संक्रमण तत्व क्या है, और इनसे इनके लक्षण लिखिएगा, तथा संक्रमण तत्व के बाह्य कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखिए, ये भी पूछा जाता है, ठीक है ना। संक्रमण तत्व आता है, और इनके साथ में कर सकते हैं अभिलक्षण या लक्षण कह दें, एक ही बात है, या विशेषताएं कह दें संक्रमण तत्वों की, है ना, प्लस अभिलक्षण। लैंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी, यानी इनकी विशेषताएं, लक्षण, ठीक है ना। लैंथेनाइड एक्टिनाइड श्रेणी क्या है और इनके लक्षण, प्लस तथा लैंथेनाइड संकुचन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लैंथेनाइड संकुचन एवं परिणाम। ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर नंबर 8 से, ठीक है ना। और साथ में इनके उपयोग भी पूछे जाते हैं, लैंथेनाइड तत्वों के उपयोग बताइए, छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं 2-2 नंबर के इनके बारे में, ठीक है ना। तो अब ये आपके 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। इसके आगे हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 9 की बात करें। चैप्टर नंबर 9, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 9 की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 9 जो है आपका संकुल आयन, ये छोटी सी डिफिनेशन है, 2 नंबर की बनती है इसमें से। संकुल आयन
उपसय संयोजन संख्या, उपसय संयोजन संख्या के बारे में पूछा जा सकता है। EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी प्रभावी परमाणु क्रमांक पूछा जा सकता है, इसको निकालने के लिए आता है। लिगेंड की परिभाषा पूछी जा सकती है ना, लिगेंड क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, एक दंती, दो दंती। और साथ में जो इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर बनता है वो है वर्नर सिद्धांत विद एग्जाम्पल, ठीक है ना। वर्नर सिद्धांत ये आपका लॉन्ग आंसर बनता है, वो भी विद एग्जाम्पल आपको देना होता है। और साथ में इसमें से IUPAC नामकरण, IUPAC नामकरण तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा ही जाता है। चैप्टर नंबर 10 से हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू होती है चैप्टर नंबर 10 से। तो जो चैप्टर नंबर 10 है इसमें से क्या क्या पूछा जा सकता है, बहुत छोटी सी बात अगर पूछता है तो हेलोएल्केन एवं हेलोएरीन की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल, है ना। हेलोएल्केन एवं हेलोएरीन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। इसके अलावा SN1 व SN2 अभिक्रियाएं ये पूछी जाती है। बढ़िया क्वेश्चन है, 2022 के लिए पूछे जा सकते हैं। SN1 व SN2 अभिक्रियाएं उभयदंती नाभिक रागी समूह, आपके नोट्स पर ये सब लिखे होंगे, अगर नहीं मिलते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल चैप्टर नंबर 10 को आप देख लीजिएगा, उसमें से आपको ये सब मिल जाएंगे, ठीक है ना। और क्लोरोफॉर्म लॉन्ग आंसर बनता है, इसको बनाने की विधियां, है ना, दोनों होनी चाहिए, एक तो एल्कोहल से और एक एसीटोन से, है ना। दोनों विधियां आपको क्लोरोफॉर्म के साथ में आपको DDT भी तैयार करना है, DDT। और इसमें से इस चैप्टर से बनता है जैसे कि वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया है, रीमर टीमैन अभिक्रिया है, रीमर टीमैन अभिक्रिया ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। कार्बिल-एमीन अभिक्रिया, कार्बिल-एमीन अभिक्रिया और हुंस-डीकर अभिक्रिया प्लस शॉर्ट आंसर। अगर आपके पास नहीं है तो मैंने आपको जैसा बताया कि आप हमारे YouTube चैनल चैप्टर नंबर 10 से आप देख सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चैप्टर नंबर 11 की बात की जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी थोड़ा सा कठिन पड़ जाती है, रिएक्शंस ज़्यादा होती हैं, रिएक्शन ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो चैप्टर नंबर 10 है हमारा एल्कोहल का वर्गीकरण और प्लस अंतर, यानी एल्कोहल का वर्गीकरण पूछा जा सकता है, या फिर एल्कोहलों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में अंतर की बात की जा सकती है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है ना, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। दो विधियां हैं, एक ऑक्सीकरण विधि और एक ल्यूकास विधि। अंतर के लिए ल्यूकास विधि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको तैयार रखना होगा, ठीक है ना, अंतर के लिए ल्यूकास विधि। और लॉन्ग आंसर में आपका ईथर बनता है, ईथर यानी डाईएथिल ईथर कहो या ईथर कहो। एक है फिनॉल की अम्लीय प्रकृति के बारे में पूछा जा सकता है, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति के बारे में पूछा जा सकता है। विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोल्बे अभिक्रिया पूछी जाती है और प्लस शॉर्ट आंसर, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शॉर्ट क्वेश्चन काफी बनते हैं,
तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया आपके नोट्स पर उपलब्ध होंगे, और अगर नहीं है तो आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 12 की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 12 पर हम लॉन्ग आंसर में फॉर्मेल्डिहाइड को तैयार करेंगे, यानी ये फार्मूला होता है HCHO। फॉर्मेल्डिहाइड के बाद शॉर्ट आंसर यानी इनमें छोटे से क्वेश्चन बनता है फॉर्मेलिन क्या है, ये भी पूछा जाता है, 2 नंबर के लिए है। यूरोट्रोपिन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूरोट्रोपिन पर टिप्पणी ये पूछा जाता है। HVZ अभिक्रिया है, HVZ अभिक्रिया के बारे में पूछा जा सकता है। श्मिट अभिक्रिया है, श्मिट अभिक्रिया, और एक लॉन्ग आंसर बनता है फार्मिक अम्ल, HCOOH अथवा एसेटल्डिहाइड, CH3CHO। 3 लॉन्ग आंसर बनते हैं, एक फॉर्मेल्डिहाइड, फार्मिक अम्ल, एसेटल्डिहाइड। मेरे अनुसार ये 3 इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग आंसर के लिए, ठीक है ना। एसेटल्डिहाइड हो जाता है। कैनिजारो अभिक्रिया है, कैनिजारो अभिक्रिया के बारे में पूछा जा सकता है, और शॉर्ट आंसर, ठीक है ना। शॉर्ट आंसर बहुत पूछे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी बनते हैं। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया। 12 चैप्टर के इंपॉर्टेंट हमने आपको बता दिए, और बचता है हमारे 2 चैप्टर और बचते हैं, यहाँ से हम आगे चलते हैं। तो चैप्टर नंबर हमारा 13, चैप्टर नंबर 13 की बात करते हैं। तो 13 में एमीन्स क्या होते हैं और इनका वर्गीकरण, एमीन्स क्या होते हैं और इनका वर्गीकरण, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन के बारे में पूछा जा सकता है। लॉन्ग आंसर इस चैप्टर से अगर बनेगा तो बनेगा एथिल एमीन के बारे में बनेगा, यानी C2H5NH2 के बारे में अगर बनता है तो, और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में पूछा जा सकता है, और शॉर्ट आंसर, ठीक है ना। शॉर्ट आंसर जरूर पढ़ें आप। और साथ में अब आपका लास्ट चैप्टर बनता है चैप्टर नंबर 14, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 14 के बारे में बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट वर्गीकरण और साथ में कार्य, ये 3 चीजें कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं क्वेश्चन। इसके अलावा प्रोटीन संरचना प्लस कार्य, ये लॉन्ग आंसर बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट वर्गीकरण, कार्य और प्रोटीन की संरचना, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और संरचना को प्रभावित करने वाले कारक, ये सब आपके लॉन्ग आंसर में पूछे जाते हैं। अपचायी व अनअपचायी शर्करा, अपचायी व अनअपचायी शर्करा के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। कौन सी होती हैं? प्रोटीन का विकृतीकरण, प्रोटीन का विकृतीकरण, ये आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें से इस चैप्टर से शॉर्ट आंसर बनते हैं। एक विटामिन टॉपिक है जो भी लॉन्ग आंसर बनता है, लेकिन विटामिन आपके आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए जो है आपको नहीं पूछा जाएगा वो, है ना, शॉर्ट आंसर। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर जो मैंने अभी तक ढूंढे हैं वो आपको अगले यानी वीडियो में आपको अपलोड कर दिए जाएंगे, 1 या 2 दिन में आपके पास आ जाएंगे। आशा करता हूँ बेटा, ईश्वर से यही वंदना करता हूँ कि वृंदावन बिहारी जी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं उन्हीं में से आपके 90% क्वेश्चन आपको फंस जाने चाहिए, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम
कि प्रिपरेशन अच्छे से हो सके और आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। लास्ट में यही कहूँगा, बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी पर लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और जिससे आप अच्छे अच्छे नोट लिखता हूँ। उपरोक्त टॉपिक अनुमान के आधार पर है, अनुमान के आधार पर है और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए पूरा पढ़ें, यदि प्रश्न नहीं फंसते तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। वैसे ऐसा होता नहीं है कि प्रश्न फंसे ना, 80 से 90% क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो बताए जाते हैं उनमें से आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे 90% इम्पोर्टेंट 90% आपको परसेंटेज खींचनी है तो उसके लिए आपको पूरा पढ़ना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो उन बच्चों के लिए होते हैं जो अभी तक नहीं पढ़े या अभी तक मेहनत नहीं की है, तो थोड़ा पढ़ करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस बताए गए हैं, ये टॉपिक बताए गए हैं, ये एक अनुमान है, गेस है मेरा कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आ सकते हैं, है ना। कोई गारंटी नहीं है कि यही प्रश्न आएंगे, इसलिए आपको पूरा पढ़ना चाहिए और मेहनत से पढ़ना चाहिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम 2022। अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करें और नंबर जैसे ही आपका रिजल्ट आता है आप हमें कमेंट बॉक्स में रिजल्ट जरूर बताएं। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।